आप सभी को प्रणाम। मैं मनीष कुमार मिश्र आईसीसीआर चेयर पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ ताशकंद उज़्बेकिस्तान में इस समय कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर मैं आप लोगों के साथ अपनी बात साझा करना चाहता हूँ वो है उत्तरी कोंकण के सामवेदी ईसाई ब्राह्मण समाज की बोली भाषा, उसका एक समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास, छोटा सा प्रयास इस प्रपत्र के माध्यम से मैंने किया है कि किस तरह ये सामवेदी ईसाई ब्राह्मण समाज धर्मांतरण के बाद भी जो है इतने सालों से अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा को बचाए रखने का प्रयास कर रहा है। तो उत्तरी कोंकण के सामवेदी ईसाई ब्राह्मण समाज की बोली भाषा का समाज भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। कोंकण अरब सागर और सह्याद्री के पश्चिमी घाट के बीच में स्थित एक सकरी पट्टी जैसा है। कोंकण मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है, उत्तरी कोंकण और दक्षिणी कोंकण। यहाँ लंबा समुद्री किनारा है जो बंदरगाहों एवं समुद्री व्यापार के लिए एकदम उपयुक्त स्थल है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने पश्चिम एशिया और यूरोप के व्यापारियों को अपनी ओर शुरू से आकर्षित किया। अशोककालीन बौद्ध सन्यासियों के यहाँ रहने के प्रमाण उपलब्ध हैं। बौद्धकालीन गुफाएं व शिलालेख इसका प्रमाण भी हैं। पारसी, इजरायली और अरब के लोगों के यहाँ बसने के प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक संरचना का ताना बाना बुनने में इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 15वीं शती के अंतिम दशक से पुर्तगालियों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लंबे समय तक इस क्षेत्र पर पुर्तगालियों ने शासन किया और समुद्री व्यापार का एक मुख्य केंद्र भी पुर्तगालियों ने इसे बनाया। मिथकों में यह कहानी प्रचलित है कि भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार के रूप में समुद्र को पीछे सरकने का आदेश देते हैं, जो वर्तमान केरल और कोंकण के निर्माण का कारण बना। कोंकण का क्षेत्र उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। उन्होंने उत्तरी कोंकण में अपनी मां रेणुका देवी का एक मंदिर भी स्थापित किया, जो वर्तमान उत्तर कोंकण के अरनाला गांव में अभी भी है। यह गांव वर्तमान सोपारा इलाके में है, जिसका प्राचीन नाम शूर्पराक या शूर्परका था। सन 1882 में पंडित भगवान लाल इंद्र के प्रयासों से इस क्षेत्र में अशोककालीन शिलालेख भी मिले, जिसमें यह साफ लिखा है कि शूर्पराक या शूर्परका 250 ईसा पूर्व अपरांत की राजधानी थी। मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, देवगिरी यादव, गुजरात सुल्तान के बाद यह क्षेत्र पुर्तगालियों के शासन में आया, फिर मराठों और आज़ादी के पूर्व तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। यह अपने समय का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, जहां से सोना, मसाले, कीमती पत्थरों इत्यादि का व्यापार होता था। शूर्पराक या सूरपारक का वर्णन राजशेखर की 10वीं शताब्दी की काव्य मीमांसा में भी मिलता है, जिसके अनुसार यह एक इलाके का नाम है। राजशेखर के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसकी पहचान वर्तमान में मुंबई से 37 मील उत्तर और बेसिन से 4 मील उत्तर पश्चिम में थाना जिले के शोपारा से भी की जाती है। अच्छे मानसून की वजह से यहाँ नारियल, आम, कटहल, चावल, शहद, बांस, लकड़ी इत्यादि चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। मछली और नमक की यहाँ कोई कमी नहीं थी। बाद में विदेशी व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद गन्ना, काजू, कपास, प्याज, आलू, अदरक, तंबाकू, दाल, पपीता, केला, लीची, लाल मिर्च समेत कई अन्य वस्तुएं इस क्षेत्र के संपर्क में आई और दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। मतलब ये तमाम चीजें पुर्तगालियों की हमें देन है। उसमें तंबाकू भी शामिल है, काजू भी शामिल है, गन्ना भी शामिल है, आलू भी शामिल है, अदरक भी शामिल है, पपीता भी शामिल है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ के की पैदावार नहीं है। ये पुर्तगालियों की वजह से हम इन सारी चीज़ों को जान पाए। नमक की खेती मुख्य रूप से थाने और कोलाबा इलाके में होती थी। पेन, पनवेल, नागोथाना इत्यादि इलाके नमक की खेती के लिए बहुत पहले से मुख्य केंद्र के रूप में 17वीं शती से जाने जाते थे। यहाँ से नमक पूरे भारत में भेजा जाता था
बंगाल और कोंकण के बंदरगाह अनाज निर्यात के बड़े केंद्र भी थे। सूरत और कोंकण बंदरगाह नियमित रूप से व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। 16वीं शती में कोंकण का कुछ हिस्सा गुजरात के मुस्लिम शासकों के अधीन था और अन्य भाग पर अहमदनगर के निजाम शाह व बीजापुर के आदिल शाह का कब्जा था। उत्तरी कोंकण के अगाशी बंदरगाह से मुख्य रूप से नारियल का व्यापार होता था। आगे चलकर यह लकड़ियों एवं नौका निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में भी जाना गया। यह इलाका सोपारा भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। 10वीं शती के शुरुआत में अल मसूदी ने सोपारा का उल्लेख सुबारा के रूप में थाने के साथ किया है। मार्को पोलो सन 1290 ने कोंकण के का उल्लेख किंगडम ऑफ थाना के रूप में किया है। 14वीं शती के इब्र बतूता ने भी थाना बंदरगाह का उल्लेख किया है। इन इलाकों से अरबी घोड़ों का भी बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। समुद्र से व्यापार करने के पुराने दिनों में उत्तर कोंकण के वसई, सोपारा इत्यादि प्रमुख बंदरगाह थे। उन दिनों यहाँ अनेकों भाषियों का आवागमन होता रहा। गुजराती, मारवाड़ी, पारसी, ईरानी, कनाड़ी, उर्दू, अरबी और पुर्तगालियों की भाषा का प्रभाव यहाँ की बोलियों पर साफ दिखाई पड़ता है। इन तमाम भाषाओं के शब्द यहाँ के लोग अपनी भाषा में सहज रूप से अपनाते हैं। वसई के लोगों ने कभी अपनी मातृभाषा का त्याग नहीं किया। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा विचार, व्यवहार, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि बातें जुड़ी हुई हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कई स्थानीय बोलियों का उपयोग करते हैं। कादुड़ी अर्थात जो कुपारी समाज से संबंधित है, वाड़वड़ी, कोकणी, आगरी, कोली, रानकर कोली, भंडारी, ईस्ट इंडियन, वारली इत्यादि यहाँ पे समुदाय हैं। इन लोगों के भाषाओं का रूपक एक सा होता है, किंतु शब्द भंडार और उच्चारण अलग होते हैं। बोलने की लय और गति में अंतर साफ दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र का सांस्कृतिक भूगोल यह स्पष्ट करता है कि अपनी भाषा बोली को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ावा देने के लिए यहाँ के समुदायों द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी में भारत पुर्तगाल व्यापार के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के पश्चिमी किनारे पर बहुत से बंदरगाह सक्रिय हुए। उनके कारण कई शहरों का भी तेजी से विकास हुआ। उत्तरी कोंकण का वसई भी एक ऐसा ही शहर था। यहाँ व्यापक रूप से स्थानीय और पुर्तगाली संपर्क में आए। परिणाम स्वरूप भाषा संलयन की स्थितियां व्यापक और ज्यादा सुदृढ़ बनी। धर्मांतरण जैसी स्थितियों के बाद भी यहाँ के मूल निवासियों ने अपनी मूल भाषा का त्याग कभी नहीं किया। इसी कारण यहाँ के ईसाई समाज सामवेदी कुपारी, सोमवंशी वाड़वड़ समाज की वाड़वड़ी भाषा, ईस्ट इंडियन ओड़कर समाज की ईस्ट इंडियन भाषा, कोली समाज मतलब अर्थात मछली पकड़ने वाला समाज की कोली भाषा आज भी जीवंत बोली भाषा के रूप में प्रचलित है। सामवेदी बोली सामवेदी ब्राह्मणों और सामवेदी ईसाइयों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा मुख्य रूप से मराठी, कोंकणी और गुजराती से संबंधित है। लेकिन ये तमाम भाषाएं मराठी की बोलियों के रूप में जानी जाती हैं। इस बोली को कादोड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के ईसाई समाज की भाषा में पुर्तगाली और लैटिन भाषा के शब्दों की अधिकता है। इस भाषा का प्राचीन लिखित एवं मुद्रित रूप उपलब्ध नहीं है, लेकिन 90 के दशक में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस संदर्भ में प्रयास शुरू किया। अपनी मातृभाषा में लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया। इसके मानकीकरण और व्याकरण को भी लेकर प्रयास शुरू किए। वसई पालघर क्षेत्र के वाड़वड़ी, कादोड़ी, आगरी इत्यादि भाषाओं का अल्पसंख्यकों की भाषा शीर्षक के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अध्यापन का प्रयास किया गया। डॉक्टर सिसिलिया कार्वालो, जॉर्ज लोपिस, रिचर्ड नूनीस, स्टेलिन गोन्साल्विस, स्टीफन एम परेरा, दीपक मचाडो, रेमंड मचाडो, धोंडू पेडनेकर, स्मिता पाटिल एवं सिरिल मिनेजीस जैसे लोगों के साहित्य को इस अध्ययन अध्यापन के पाठ्यक्रम में शामिल किया। ये तमाम बोलियां मूल रूप से मराठी भाषा की से ही जुड़ी हुई हैं और उसी की भाषा के रूप में एक छोटी शाखा आप मान सकते हैं, उसी की बोली है। ईस्ट इंडियन समुदाय में सामवेदी ईसाइयों ने अपनी एक अलग संस्कृति की पहचान बना रखी है। वसई के उत्तरी किनारे पर अपने हिंदू परिवारों के साथ यह आज भी कई गांवों में रहते हैं।
भूई गांव, वाघोली, कोफराड़, गास, उमराड़े, बोंडीज, गांवधनी, वटार, वांडुजे, वंडा, पढ़ाई, करमाड़े, नावाड़े, सोमाड़ी, बानकर और मांडपे गांव गांव में सोमवंशी आज भी रहते हैं। वैतरणा नदी का किनारा भी इन्हें सुलभ है। सामवेदी एक ब्राह्मण समुदाय है जो 1700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच सोपारा में स्थानांतरित हुआ। इनका शुरुआती इतिहास नहीं मिलता। आज यह समाज मुख्य रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। यह खुद बताते हैं कि जब यजुर्वेद ब्राह्मणों ने इन्हें दबाने की कोशिश की तो इन्होंने खेती की तरफ ध्यान केंद्रित किया। शताब्दियों से खेती इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। इनमें और इनके साथी हिंदू समुदायों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुर्तगालियों के शासनकाल में इन्होंने धर्मांतरण को स्वीकार किया और ईसाई बने। परिणाम स्वरूप इनके पहनावे और खान पान की आदतों में बदलाव हुआ और यह ईस्ट इंडियन समुदाय के रूप में व्यापक रूप से जाने गए। कहा यह भी जाता है कि 1500 ईसा पूर्व ये सामवेदी ब्राह्मण वर्तमान उड़ीसा, उत्कल या उत्काला से संगीतकार के रूप में शूरपारक, बेसिन, बसाई या वर्तमान वसई में आए थे। इनका संबंध नृत्य और संगीत से था। ये उड़ीसा के नायक और गायक थे। जो लोग नाटकों में अभिनय करते और काव्य रचते उन्हें नायक और उनके परिवार को नायक उपनाम से संबोधित किया जाता था। इसी तरह ब्रांज या ब्रास से बने वाद्ययंत्र को बजाने वाले वर्तक कहलाए। नाटक में मुख्य पात्र की भूमिका निभाने वाले महापत्र व इनके परिवारजनों को मात्रे उपनाम मिला। अभिनेताओं के श्रृंगार काम करने वाले पातोलिका व इनके परिवारजन पाटिल नाम से संबोधित किए गए। इसी तरह देशमुख उपनाम भी सामवेदियों से मिलता है। इनके गोत्र मुख्य रूप से भारद्वाज, कश्यप, अत्रि, कौशिक, वशिष्ठ और अंगीरसा है। मंदिरों एवं समाधियों पर इनके सांगीतिक प्रस्तुतियों हेतु राजा द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता था। कुल देवी के रूप में ये माता भुवनेश्वरी और माता रेणुका की पूजा करते हैं। इसी तरह कोली ईसाई समाज भी अस्तित्व में आया। कोली समाज मुख्य रूप से मच्छीमारों का समुदाय है। आज भी ये समुदाय व्यापक रूप से इसी कार्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा और अन्य कर्म से इन्हें नए अवसर भी मिले, अतः अभी नौकरी पेशा भी अधिकांश लोग हो गए हैं। धर्मांतरित कोली ईसाई और कोली हिंदू एक साथ ही रहते हैं। इनकी कॉलोनी को कोलीवाड़ा कहा जाता है। अन्य धर्मांतरित ईसाइयों की तरह इन्होंने अपने खान पान और पहनावों में बदलाव नहीं किया। इसका कारण शायद इनका व्यवसाय और सहज उपलब्ध भोजन की सामग्री थी। यही कारण है कि ये बड़े पैमाने पर ईस्ट इंडियन समुदाय से अलग दिखते रहे। 14वीं शती की शुरुआत में गुजरात में मुस्लिम साम्राज्य ने पैर पसारे और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की प्रक्रिया वहां शुरू हुई। परिणाम स्वरूप कई लोग स्थानांतरण करते हुए उत्तरी कोंकण की समुद्री पट्टी पर आकर बस गए। वे यहाँ के कोली समाज से जुड़े। यही कार्य उल्हास नदी के किनारे और अरब सागर के किनारे से जुड़े एक द्वीप वसाया या वत्सपुर में हुआ, जो आज वसई के नाम से जाना जाता है। गुजरात के कई काठियावाड़ी समाज के लोग यहाँ आए। 15वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत के प्रयासों से उत्तरी कोंकण का विस्तार उत्तर में मांडू और दक्षिण में चौल, वर्तमान रेवदंडा तक फैला। वसई उन दिनों बसई या बसाई नाम से जाना जाता था। सन 1450 में सुल्तान बहादुर शाह ने इस इलाके को नए सिरे से बसाते हुए इसे बहादुरपुरा नाम दिया। यह गुजरात सल्तनत के अंतर्गत एक रियासत की तरह था। 15वीं शताब्दी के अंत में जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने पश्चिमी किनारों पर कब्जा शुरू किया। मलाबार समुद्र किनारे पर कब्जा करते हुए उन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। जब यह उत्तरी कोंकण की तरफ मुड़े तो मुस्लिम शासकों से उनके झगड़े शुरू हुए। दीव का सामरिक महत्व उनके लिए अधिक था, लेकिन यहाँ पर पहले से पैर जमाए हुए अरब व्यापारियों का भी उन्हें विरोध सहना पड़ा। गुजरात सल्तनत की तरफ से पुर्तगालियों पर नजर रखने के लिए वसई में किले का निर्माण किया गया, जो वसई का किला हम देखते हैं। लेकिन सन 1534 में पुर्तगाली एक समझौता करने में सफल हुए। 23 दिसंबर 1534 को गुजरात के सुल्तान ने संधि के द्वारा बेसिन को सॉल्सेट, बॉम्बैम, परेल, वडाला, सियावो, वोरली, माजागांव, थाना, बांद्रा, माहिम, कारंजा के साथ पुर्तगालियों को सौंप दिया। इसके तहत बॉम्बे द्वीप उन्हें मिल गया, जिसमें माहिम, दीव, दमन, चौल और वसई भी शामिल था। वसई उन दिनों वैतरणा से कारंजा नदी तक फैला था।
घने जंगल, पर्वत श्रृंखला यहाँ की प्राकृतिक संपदा थी। मछली पकड़ना और खेती यहाँ पर सुलभ थी। पुर्तगालियों को यह जगह रास आई और उनके साथ यहाँ विकास की नई पटकथा शुरू हुई और यह क्षेत्र प्रोविंसिया दो नॉर्ते अर्थात प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना गया। मछली पकड़ना, खेती और नमक की खेती यहाँ के मुख्य व्यवसाय रहे। पुर्तगालियों ने यहाँ कपड़े की बुनाई, चमड़े का काम, लकड़ी, फर्नीचर इत्यादि काम को बढ़ावा दिया। जहाज निर्माण के कार्य में भी इस क्षेत्र का उपयोग किया गया। इस तरह यह एक विकसित और औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उद्योग, व्यापार, नौकरी इत्यादि के कारण कई भागों से लोग यहाँ आए और यहाँ की सामाजिक संरचना उससे प्रभावित हुई। जमीन के अधिकार से संबंधी नियम यहाँ बदले गए। स्थानीय गवर्नर द्वारा पुर्तगाली रईसों और सैनिकों को जमीन आवंटित की गई। उनके द्वारा यहाँ निर्माण के कई कार्य शुरू हुए। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग दो भागों में बंट गए। पुर्तगाली जमींदार, जिसे फिडाल्गो कहते हैं, और स्थानीय खेतीहर कामगार। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का कार्य भी यहाँ सन 1500 ईस्वी से शुरू हो जाता है। पुर्तगाल के राजा का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। आंकड़े बताते हैं कि करीब यहाँ 200 मंदिर तोड़े गए और 10,000 लोगों का वसई में धर्मांतरण सन 1545 से 46 के आसपास पुर्तगालियों द्वारा किया गया। तोड़े गए मंदिर दक्षिण वसई और अगासी में स्थित थे। उन्होंने मस्जिदों को भी तोड़ा और अपने क्रूज का निर्माण किया। वसई पुर्तगालियों का मुख्य नौसैनिक अड्डा एवं जहाज निर्माण का बड़ा केंद्र था। बेसिन वसई बाकाइन के नाम से भी जाना जाता था। सन 1559 में पुर्तगालियों ने दमन या दमाओ बंदरगाह पर कब्जा किया, जिसे उन्होंने लगभग 30 साल पहले लूटकर जला दिया था। खाने पीने की कई नई चीजें पुर्तगालियों के माध्यम से यहाँ आई। सन 1590 में गुजरात होते हुए तंबाकू, काजू, लाल मिर्च, मूंगफली, पपीता, लीची इत्यादि चीजें यहाँ पे आईं। स्थानीय अनपढ़ लोगों को सिखाने का प्रयास तेजी से इन्होंने किया। पुर्तगाली राजा ने जमीन, पैसा, उपहार इत्यादि देकर कई शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित भी किया। सन 1594 में वसई के स्कूल को 300 परडोस की निधि प्रदान की गई। उस समय एक परडोस 8 आने के बराबर था। स्थानीय पुर्तगाली जमींदारों और धनी व्यक्तियों ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में ईसाई मिशनरी बढ़ चढ़कर खर्च करते थे। पुर्तगालियों के पूर्व यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं। उनका धर्मांतरण यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुर्तगालियों द्वारा किया गया। छोटी जाति के लोगों का भी धर्मांतरण कई तरह के प्रलोभनों द्वारा किया गया। आंकड़े बताते हैं कि 1573 में जहां वसई में 1600 धर्मांतरित ईसाई थे, वहीं 1588 में यहाँ इनकी संख्या 9400 हो गई। इस तरह धार्मिक रूप से यहाँ दो समुदाय बने, ईसाई और गैर ईसाई। पुर्तगालियों ने यहाँ के ब्राह्मण, प्रभु, सोनार, खत्री, भंडारी, कुनबी, कुम्हार, नाई, नावी, धोबी, महार, चमार और मुस्लिम बुनकरों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया। एशिया और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर मजदूर और गुलाम यहाँ लाए गए। ये गुलाम जापान, मकाओ, पूर्वी अफ्रीका और बंगाल से अधिक आए। गुलामों की संख्या सामाजिक हैसियत का पैमाना था। जिसके पास जितने ज़्यादा गुलाम होंगे उसकी सामाजिक हैसियत उतनी बड़ी मानी जाती थी। कुछ बहुत ही अमीर लोगों के पास 300 तक गुलाम होते थे, जिससे हर तरह के काम कराए जा सकते थे। धर्मांतरित ईसाइयों को कानूनी रूप से भी कई सुविधा दी गई थी, जैसे इन्हें किसी अपराध के मामले में अभियुक्त होने पर भी जेल में नहीं रखा जा सकता था, जबकि गैर ईसाई को छोटे से अपराध के लिए भी जेल जाना पड़ता था। ये सब कानून इसीलिए बने थे ताकि लोग ईसाई बन जाएं, ताकि उनको उसमें सहूलियत महसूस हो। गैर ईसाइयों को उनके धार्मिक अनुष्ठानों को करने की मनाही थी। सभी तरह के सामाजिक समारोह पर या तो पाबंदी थी या इसके लिए भारी रकम टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। पुर्तगाली 1534 से 1739 तक वसई पर शासन करते रहे। पुर्तगालियों में दूसरे धर्म के प्रति बिल्कुल आदर भाव नहीं था, ना ही उनकी संस्कृति में उनकी कोई रुचि थी, और उन्होंने बहुत क्रूरता से जो है शासन किया और धर्मांतरण वगैरह का कार्य किया। ब्रिटिशों ने सन 1612 में स्वाली का युद्ध लड़कर जीत हासिल की। इस जीत का परिणाम यह हुआ कि पुर्तगाली शासन बॉम्बे द्वीप समेत पश्चिमी भारत की तटीय सीमा से कमजोर पड़ गया। पुर्तगालियों और ब्रिटिशों के बीच इस इलाके को लेकर काफी तनाव था।
इससे छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों की सूरत काउंसिल ने सन 1652 में प्रस्ताव रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल से बॉम्बे को खरीद ले। पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ से बॉम्बे खरीदने का प्रयास करने का नतीजा ये हुआ कि राजा की बेटी की शादी ब्रिटिश राजा के साथ तय हो गई। इस तरह एक राजनीतिक समझौते के तहत सन 1661 में राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा की शादी तय हुई, जिसमें बॉम्बे समेत अन्य द्वीपों को उन्हें दहेज में उपहार के तौर पे मिल गया। मतलब वो शादी में उनको दहेज मिला बॉम्बे। लेकिन बॉम्बे या बॉम्बैम के पुर्तगाली गवर्नर ने द्वीप छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर एक लंबी कूटनीतिक झड़प के बाद 18 फरवरी 1665 को बॉम्बे या बॉम्बेइम को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इस तरह यह इलाका अंग्रेजों के अधीन हो गया। ब्रिटिशों ने सन 1782 के बाद 7 द्वीपों को एक में मिलाने का काम शुरू किया था। बॉम्बे, परेल, मझगांव, माहिम, कोलाबा, वर्ली और ओल्ड विमेंस आइसलैंड। सन 1739 में मराठों ने वसई बेसिन या बाकाइम पर हमला किया और पुर्तगालियों ने 23 मई 1739 को वसई बेसिन छोड़ दिया। धर्मांतरण के खिलाफ ही चिमाजी राव अप्पा ने यह इलाका मराठा शासन में मिलाया, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने एक संधि द्वारा यह क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इस संधि को बेसिन संधि के नाम से जाना जाता है, जो 31 दिसंबर 1802 को समझौता हुआ था। भाषा के स्तर पर भी यहाँ कई बदलाव हुआ। शुरू में ईसाई मिशनरियों ने स्थानीय भाषा को खुद सीखकर अपने धर्म के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। बाद में यहाँ के लोगों को पुर्तगाली भाषा सिखाने का कार्य शुरू हुआ। सन 1684 में पुर्तगाल के राजा ने भाषा संबंधी कठोर नीति अपनाई और जोर देकर पुर्तगाली सीखने को गति प्रदान की। परिणाम स्वरूप कई पुर्तगाली शब्द दैनिक व्यवहार, अभिवादन इत्यादि में सहज रूप से उपयोग में लाए जाने लगे, जैसे कि बोआ डिया मतलब गुड डे, बोआ नाइट मतलब गुड नाइट, बोआ ट्रेड अर्थात गुड आफ्टरनून। ऐसे कई शब्द हैं जो यहाँ की भाषा में सीधे पुर्तगाली भाषा से आए, यद्यपि उनका उच्चारण स्थानीय प्रभाव से बदल गया। जैसे पोटैटो को महाराष्ट्र में आलू को बटाटा कहते हैं, तो पोटाटो से बटाटा। फिर पाइनएप्पल को अनानास, टी को चा, ऑक्शन को लिलाव, सैलमोरा को अचार, चावे से चाबी, बटाओ से बटन, टबाको से तंबाकू और रेंडा से फीता। ये कुछ शब्द हैं जो सीधे पुर्तगाली भाषा के प्रभाव से आए। इसी तरह गुजरातियों के संपर्क के परिणाम स्वरूप उनकी भाषा से भी कई शब्द यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने दैनिक बोलचाल में अपनाए, जैसे कि एते मतलब यहाँ, तेते मतलब वहाँ, पोते मतलब स्वयं, सवारे मतलब सवेरे सुबह को, और सांझे मतलब शाम को। इसी तरह सामवेदी बोली में प्रयोग की जाने वाली कुछ लोकोक्तियां भी आप देख सकते हैं, जैसे बो भारिस मतलब जैसे मराठी में कहते हैं लय भारी, मतलब बहुत अच्छा जो है। सवालूस नाय अर्थात जैसे मराठी में कहते हैं सवालूस नाय मतलब प्रश्नस नहीं, अर्थात जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ओशिक पडला कामातून गेलाय, काम से गया। इसी तरह सामवेदी बोली में मराठी भाषा की तुलना में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। जैसे ला प्रत्यय की जगह अक्सर यहाँ दो प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, ला की जगह दो। जैसे मराठी में कहते हैं कशाला, तो सामवेदी में कहेंगे कादो। मराठी में कहते हैं कुणाला मतलब किसे, तो इसमें कहते हैं कुनादो। और मराठी में कहते हैं मला अर्थात मुझे, तो मला मादो। इस तरह आ और अ जैसे संयुक्त स्वरों का उच्चारण भी इस बोली भाषा में अधिक होता है। जैसे मराठी में इकड़े मतलब यहाँ, तो उसको अड़, तिकड़े तड़, तोंड तौड़। तो इस तरह के अंतर जो हैं दोनों भाषाओं में दिखाई पड़ते हैं। सामवेदी में अधिकांश बार च का उच्चारण स के रूप में होता है। स से शुरू होने वाले कई शब्दों में स की जगह ह का उच्चारण होता है। जैसे सुकेड़ी, तो सुकेड़ी को वो बोलेंगे हुकेड़ी। शेणी को हेनी। मराठी की एक बोली भाषा होने के साथ ही इसमें आए भाषाई बदलाव को हम यहाँ समझ सकते हैं। इस समाज में प्रचलित कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों के नाम जैसे आड़ू वड़े जैसे बोलते हैं आड़ू वड़ियो, फुगे, हिंगाड़ियो, रव्यांजो लाडू, वालाय भाजी,
बम्बुला, आटवान, रवाड़ा, दोंदाल, सामटोयो, खपशयो, मोराय लाडू, पान मोड़ाय इत्यादि हैं। जोसेफ तुस्कानो, साइमन मार्टिन, सेबी परेरा, शकुंतला पाटिल, क्रिस्टोफर रिबेलो, सिरिल मिनेजिस, ब्रिनल कुडेल, केतकी वजह, बरनादेते रुमाओ जैसे लोग अपने साहित्य के माध्यम से इस भाषा और इससे जुड़ी संस्कृति के संदर्भ में लगातार कुछ न कुछ लेखन कर रहे हैं। सिरिल मिनेजिस का मिंगर मतलब मांगली दारी एवं फ्रैंक मिरांडा की नावड़ आली मतलब वरात आली नामक 2 किताबें कादोड़ी बोली भाषा में लिखी गई हैं जो प्रकाशित हैं। इसी तरह सबीना फोस नामक दिव्यांग कवित्री कादोड़ी भाषा में ही कविताएं लिखती हैं। सामवेदी बोली संरचना आणि स्वरूप नामक महत्वपूर्ण पुस्तक नरेश नाइक जी ने लिखी है, वो भी प्रकाशित है। सामवेदी बोली भाषा लोक साहित्य नामक पुस्तक फादर फ्रांसिस कोरिया, पॉल रुमाओ और बाउतिस डाबरे के प्रयासों से प्रकाशित हो चुकी है। तो इस तरह अपनी भाषा को लेके यहाँ के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको लेके लगातार लिख रहे हैं। वसई के ये सोमवंशी ईसाई ब्राह्मण धर्मांतरण के बावजूद अपनी बोली भाषा को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। अपनी संवेदना और संवादशीलता को अपनी भाषा में के माध्यम से सामने लाने का इनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। भाषा की लहरों पर इनके संघर्ष की अनुगूंज रोमांच और रोमांच से भरी हुई है। एक बड़े वृत्त में आकलन और पुनर्रचना के लिए जरूरी है कि इनके इतिहास, समाज और भाषा पर गंभीर अकादमिक दखल ली जाए। और यही कारण रहा कि मैंने सोचा कि इस विषय पर हिंदी में बात करें, ताकि कहीं न कहीं ये चीज़ें हिंदी में भी दर्ज हों और लोग इस तरह की चीज़ों को लेकर काम करें, इन चीज़ों को लेकर काम कराए जाएं। तो उत्तरी कोंकण के सामवेदी ईसाई, जो कि वास्तव में सामवेदी ब्राह्मण थे, लेकिन पुर्तगालियों के वो तमाम दमन चक्र और उनके शासन की दमन नीतियों के कारण जिस भी परिस्थिति में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया हो, लेकिन बावजूद उसके अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए वे लगातार किस तरह प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, वो जानने समझने का एक प्रयास हम लोगों ने इस पेपर के माध्यम से किया। और अगर आप लोगों के मन में इसको लेके कोई और जिज्ञासा हो तो आप अपनी बात मुझसे साझा कर सकते हैं टिप्पणियों के माध्यम से, और कोई नई सूचना, नई जानकारी भी आपके पास हो तो भी आप देंगे, तो निश्चित तौर पे मैं आगे इस तरह के किसी कार्य में उसका उल्लेख जरूर करूँगा। आप लोगों ने मुझे सामवेदी ईसाई ब्राह्मणों की भाषा, बोली भाषा को लेके सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।